नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, रिसोर्स बेस्ड ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके लिए लेकर आते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज भी बताते हैं ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सके और कमाई को बढ़ा सके। ऐसे ही कुछ आइडिया आज भी लेकर आए हैं और ये है कि कैसे गोल्ड के ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और कमाई को बढ़ा सकते हैं, कमाई को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड के ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए वो 7 बेहतरीन जो ऑप्शंस है गोल्ड में, वो सबसे पहले बता देते हैं। पहला ऑप्शन गोल्ड ज्वेलरी, जो बिल्कुल आसान, आप कहीं भी स्पॉट में जाकर ज्वेलर्स के पास खरीदते हैं। हालांकि उसमें जो रिस्क है वो ये है, प्राइस एप्रिसिएट होगा या डिप्रिसिएट होगा तो फिर आपको नुकसान होने का डर है, साथ ही रखरखाव का भी झंझट होता है। तो ये पहला रिस्क गोल्ड ज्वेलरी को लेकर है। दूसरा विकल्प, अब जब आप सोने के सिक्के या बार खरीदते हैं, ये स्पॉट है, इसमें भी रखने का झंझट होता है, आपको लॉकर लेना पड़ता है, प्राइस गिर जाए इसका भी टेंशन आपको होता है। तीसरा विकल्प आपके लिए है, वो है ई गोल्ड। जो आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हैं, ई गोल्ड कर वहां पे ऑनलाइन ही इसे जमा रख सकते हैं। किसी भी मोबाइल वॉलेट कंपनियां और कुछ बैंक भी ये सर्विसेज दे रही है। ये ई गोल्ड आप खरीद कर इसे ले सकते हैं। इसके रिस्क भी प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आपको फायदा, अगर नीचे आएगा तो नुकसान होगा। चौथा है सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड जो सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प है, क्योंकि आरबीआई जारी करता है तो सॉवरीन गारंटी भी है सरकार की। साथ ही इसमें सालाना आपको 2.5% का ब्याज और प्राइस बढ़े उसका फायदा अलग। फिर अब बात करते हैं एक और विकल्प, वो है गोल्ड ईटीएफ। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जिसका रिटर्न गोल्ड की कीमतों में तेजी या मंदी के आधार पर दिखता है। छठा विकल्प है गोल्ड फ्यूचर्स, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। हालांकि आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो रिस्क को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुनाफा भी बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश यहां पर रहती है। सातवां और आखिरी विकल्प गोल्ड ऑप्शंस को लेकर, अगर आप बायर है, ऑप्शंस बायर है, तो एक प्रीमियम भरकर अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं और क्योंकि आपका मुनाफा सीमित होता है और आपके जो रिस्क होते हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम इतना ही होता है। तो इस वजह से एक अच्छा विकल्प आप गोल्ड के ऑप्शंस को भी मान सकते हैं। लेकिन इन सातों विकल्प में जानकार क्या मानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भार्गव वैद्य साहब है हमारे साथ, बीएन वैद्य एसोसिएट से। सर, स्वागत है आपका। आपको गोल्ड के किस विकल्प में सबसे ज्यादा, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर लग रहा है जिसमें रिस्क कम है और कमाई फिक्स है? हेलो, एक मिनट। बेस्ट आप, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, जी जी, वो नंबर 1 विकल्प रहता है, बिकॉज उसमें लेने के टाइम और बेचने के टाइम दोनों में जो फॉर्मूला बनाई है, एक इन्वेस्टर को फायदा रहता है। जी जी। और होल्डिंग ऑफ गोल्ड में रिटर्न जो मिलता है वो खाली सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है। जी। और हमें सबको टैक्स पड़ता है तो उसमें थोड़ी खुशी होती है। अगर हम ये पूरे पीरियड के लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड रखें तो उसमें एक टैक्स बेनिफिट भी रहता है। और जैसे आपने बताया गोल्ड ईटीएफ, तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में एक लिमिट है, जिसका लिमिट है बस 4 किलो। वो काफी बड़ी लिमिट है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज की तारीख में 2 करोड़ से ऊपर हो गए, बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत एक नॉर्मल है हमें। मगर अभी आपके जैसे या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो इंडिविजुअल को ही है और कोई कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ईटीएफ में ही कर सकते हैं। उनको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और फिजिकल वो लोग पकड़ना नहीं चाहेंगे, वो चेकिंग करना नहीं चाहेंगे। तो जो जिस आदमी को डीमेट में चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कभी भी बेचने की कन्वीनियंस चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ अच्छा है। मगर वो लार्ज प्लेयर के जो गोल्ड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ना ले सके उनके लिए तो वो गोल्ड ईटीएफ ही है। और सर, गोल्ड ऑप्शंस को आप कहाँ रखते हैं? और ऑप्शंस अपने ट्रेडर्स के लिए, एक्चुअल यूजर्स के लिए एक बेस्ट विकल्प है। जो भी ऐसे गियर प्रोडक्ट है, एक जो हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि जिसका उसके पास स्टडी नहीं है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। नॉर्मल आदमी के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, मगर इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हेजिंग एंड प्लेइंग फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोफेशनल्स एंड एक्चुअल यूजर्स। ऑप्शंस इज द बेस्ट।
Okay. आप जैसे इंटेलिजेंट आदमी के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, मगर एक नॉर्मल आदमी के लिए ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यानी जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड बहुत बढ़िया है, फॉर्म है, उनके लिए गोल्ड ईटीएफ ही विकल्प ज्यादा बचता है। और फ्यूचर ऑप्शन जो प्रोफेशनल्स है, जो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, हेजिंग टूल्स के तौर पर भी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनील कटके जी, आपको किस विकल्प में सबसे ज्यादा बेहतर कमाई दिखता है और रिस्क भी कम है? दोनों फैक्टर का ध्यान में रखते हुए एक विकल्प बताएं आप। जी, मुझे लगता है कि देखिए गोल्ड ईटीएफ्स में एक सेफर ऑप्शन माना जाएगा। इनफैक्ट गोल्ड सोवरिन बॉन्ड में क्या है, आपको अगर लॉक इन पीरियड पे भी ध्यान देना है कि आप उतने समय तक वो पैसा वहां पे इन्वेस्टेड रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स ऑप्शन एज अ गुड है। और अदरवाइज आप जैसे डीमैट में ही ई गोल्ड के फॉर्म में, पेपर गोल्ड के फॉर्म में करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ईटीएफ्स के फॉर्म में अच्छा रहना चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे, प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुझे लगता है कि गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा फायदा मिल सकता है, सेफ्टी भी मिल सकती है। क्योंकि देखिए प्राइस वॉलेटिलिटी उतनी ही रहेगी, आप ईटीएफ में लें या तो फ्यूचर्स में लें। ओनली डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स में आप मार्जिन 10% दे रहे हैं, तो आप जो बाकी 90% है वहां पे आप सेव कर रहे हो, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक अगर न्यू कमर हैं तो अगर वो लॉक इन पीरियड वेट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगर लॉक इन नहीं चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ से एक बेहतरीन ऑप्शन होगा उनके लिए। और थोड़े प्रोफेशनल अगर क्लाइंट हैं जिनको नॉलेज है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करके आपका रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम रिस्क डिफाइन कर सकते हैं और अनलिमिटेड गेन्स ले सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई बेहतर ऑप्शन आप मुझे चूज करने के लिए बोलेंगे तो मैं गोल्ड ऑप्शंस एज ए बेटर ऑप्शन मैं चूज करूंगा। यानी इनको गोल्ड ऑप्शंस बेहतर पसंद है क्योंकि लॉक इन पीरियड एसजीबी में ज्यादा होता है, तो वो आपको इसलिए कि अभी उतना ट्रेड नहीं होता, तो उतना लिक्विड भी नहीं है कि आप बाहर भी जल्दी निकल पाएंगे। तो एक लंबा लॉक इन पीरियड है जो वो आपको इंतजार करा सकता है, इसलिए गोल्ड ईटीएफ चुन सकते हैं। और वो अगर प्रोफेशनल है तो गोल्ड फ्यूचर्स और रिस्क कम लेना चाहते हैं, और प्रोफेशनल है तो गोल्ड ऑप्शन सबसे बेहतर है, ऐसा सुनील कटके जी मानते हैं। वरना जी महिलाओं को तो ज्वेलरी सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन आप प्रोफेशनल हैं तो आपको किस विकल्प में सबसे ज्यादा रिस्क कम और कमाई ज्यादा लगता है? जी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एसजीबी है वो उसकी एक खास बात और भी है, जो एडिशनल हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, वो कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है इस प्रोडक्ट में। और मुझे लग रहा है कि जिनको बहुत लोग गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, बहुत लोगों का ध्यान रहता है कि शादी करनी है या फिर इन फ्यूचर अगर हमें फिजिकल गोल्ड लेना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। और डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का है। दूसरा, मुझे ईटीएफ अच्छा लगता है क्योंकि ईटीएफ में आपको बिल्कुल 1 ग्राम से आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, फिर आप जब चाहे इन एंड आउट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तीसरा जो विकल्प है वो सबसे बढ़िया यहाँ पे फ्यूचर्स ऑप्शंस का है। जो लोग यहाँ पे वेल ट्रेंड है या रिसर्च बेस्ड यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग का जो फायदा है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और आप कम समय में अधिक यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो भी एक लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल किस तरीके का है, होल्डिंग पीरियड किस तरीके का है, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कितना है। तो मेरे ख्याल से जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए एसजीबी यहाँ पे है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहे हैं। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, उनके लिए फ्यूचर्स ऑप्शंस यहाँ के लिए बेस्ट वो है ऑप्शंस हैं। ओके, यानी तीनों तरह की चीजें आ रही हैं। जो छोटे निवेशक है, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके पास होल्डिंग पीरियड बहुत है, वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको ब्याज भी मिलता है और आप सॉवरीन गारंटी भी है, और प्राइस अगर गोल्ड के बढ़ते उसका फायदा अलग होता है। और दूसरा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ट्रेडर हैं, तो ऑप्शंस बेहतर है क्योंकि कम रिस्क में भी आप पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा, अगर गोल्ड ईटीएफ है, आप होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो गोल्ड ईटीएफ में भी म्यूचुअल फंड की तरह निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन सातों विकल्प में से हम कुछ भी चुने, लेकिन ये गोल्ड का प्राइस आगे कैसे जाने वाला है, भार्गव बैस साहब क्या लग रहा है? अगर इनमें से कोई भी विकल्प चुने तो यहां से अगर अगले 2-3 महीने तक का आउटलुक बता दीजिए, कैसा रहेगा गोल्ड का प्राइस आउटलुक? ये आपको बाय ऑन डिप से एडवाइस रहेगी। जी। जब भी आपको
50,500 के आजू बाजू मिले, खरीदिए। ये लेवल पे भी खरीदेंगे तो भी आपको रिटर्न मिलेगा 52,500 2-3 महीने में इजीली हो जाएगा। यानी 10 से 15% तक के रिटर्न आराम से करंट लेवल से भी आपको मिल सकते हैं। भार्गव बैस साहब मानते हैं 2-3 महीने का वक्त दीजिए, 10-15% की कमाई गुंजाइश यहां पे हो सकती है। विकल्प 7 हमने बता दिया, सारे जानकार बता दिए। कटके साहब, आपको क्या लगता है कितना रिटर्न 2-3 महीने में मिल सकता है? जी, मुझे लगता है कि ऑन द हायर साइड अभी यूएस इलेक्शंस भी हैं, अनसर्टेनिटी भी है, और इवन जो यूएस स्टिमुलस पैकेज है उसको लेके भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। बट एक मार्केट में पॉजिटिविटी है कि हो सकता है कि $2 ट्रिलियन तक का एक स्टिमुलस पैकेज जो है अनाउंस हो जाए। अगर वो हो जाता है तो डॉलर वीक हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 93.8 लेवल से अभी 92.8 लेवल पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं डॉलर डिवैल्यूएशन का सपोर्ट जो है गोल्ड के प्राइसेस में 2 महीने में देखने को मिलेगा। और इवन जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अमेरिका में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो आने वाले 2 महीने में एक सेफ हेवन अपील जो है गोल्ड का बना के रखेंगी। तो मेरे हिसाब से 52,500 से लेके 53,000 तक का टारगेट जो है हम 2 महीने में लेके चल सकते हैं गोल्ड में। तो 51,000 के रेंज में अभी चल रहा है, तो यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, यानी और 53,000 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, यानी दोनों जानकार मानते हैं कि 10% तक की तो 2 महीने में रिटर्न मिल ही जाएंगे। वन्ना जी, आपको क्या लगता है कितना रिटर्न 2 महीने में? विश्वमान जी, मैं बिल्कुल इनके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी यूएस में पॉलिटिकल यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं उस ईयर में हम लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखा। अगर यहाँ पे पार्टी अगर चेंज होती है तो मेजर पॉलिसीज चेंजेस होंगे, तो वैसे अनसर्टेनिटी में यहाँ पे गोल्ड जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स लेगा मार्केट से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं 53,500 54,000 तक का भी जो लेवल है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डॉलर इंडेक्स थोड़ा लोअर साइड यहाँ पे रह सकता है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 53,000 से 54,000 को टारगेट करके जाया जा सकता है 2020 के लिए। यानी तीनों जानकार मानते हैं कि यहां से तेजी दिखेगी 10 से 15%, लेकिन उनका नजरिया है 2 से 3 महीने का। यह ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे करेक्शन तो आ ही जाएंगे, लेकिन 2 से 3 महीने में 10 से 15% की कमाई आपको गोल्ड में हो सकती है। भार्गव बैस साहब, चांदी को लेकर अब आपका क्या नजरिया है? चांदी में कितना रिटर्न साल के अंत तक हम देख सकते हैं? चांदी मैंने आपको टाइम कहा है कि दोनों साइड जा सकती है। अभी एक बार आपको थोड़ा रन मिलेगा आपको। अभी आप जब पहले भी कहा तो हम जब 1-1.5 हजार कह रहे हैं तो 3% का रिटर्न है, 10% नहीं। 10% यानी 56,000। ओके, तो चांदी में यहां से अगर आप एक छोटे नजरिए में देखेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, 65,000 तक जा सकती है, मगर उतना ही फास्ट करेक्शन आ जाएगा। तो दोनों तरफ मूवमेंट रहेगी। तो आप रेंज ले सकते हैं कि आपकी 58,000 टू 66,000 तक की रेंज आराम से रहेगी। तो अभी इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड में तो थोड़ी तेजी रहेगी, मगर करेक्शन कभी भी आ सकता है। ओके, यानी दोनों तरह के ट्रेड आपको यहां पे चांदी में बन सकते हैं। और जो गोल्ड के जो रिटर्न होंगे अगले 2 से 3 में, परसेंटेज टर्म में 2 से 3% के रिटर्न आ सकते हैं। 2,000 रुपए तक के रिटर्न ऊपर के टारगेट गोल्ड को लेकर दे रहे हैं। आज इंट्राडे के लिए वन्ना जी क्या लग रहा है, गोल्ड में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आ सकता है, तो 200 से 250 रुपए तक का जो अपसाइड मूव है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है ये यहाँ पे रिकवर हो सकती है। ओके, कटके साहब, आपको सिल्वर में क्या लग रहा है इंट्राडे के लिए? जी, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी एक बाइंग का ही ट्रेंड है। अभी 63,000 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि 62,900 के रेंज में बाई करना चाहिए, और 62,600 का एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव में 63,600 तक का एक लेवल पहला टारगेट रहेगा, और 64,000 तक का एक दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में इंट्राडे के लिए भी बाइंग की सलाह आ रही है। 63,600 का टारगेट चांदी में, 51,600 का गोल्ड में टारगेट आ रहा है। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और हम बात करेंगे क्रूड पे, मेटल पे और एग्री मार्केट पे। भार्गव बैस साहब, आपका शुक्रिया सोने और चांदी पर अपनी राय बताने के लिए। फिर आपसे बात करेंगे अगले हफ्ते। फेस्टिव सीजन जारी है तो आपसे लगातार बातें होती रहेंगी, क्योंकि आपके आउटलुक को हर कोई सुनना चाहता है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां आज भी दबाव दिख रहा है। डिमांड कंसर्न यहां पर है। वन्ना जी, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए करंट लेवल पर?
मुझे लग रहा है कि जब तक 2900 से नीचे ये कमोडिटी नहीं आती है तब तक बहुत वीक सिग्नल यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 2950 के करीब यहाँ पे स्टेबल होती है तो फिर से बाइंग आ सकती है। ज्यादा लंबा टारगेट ना रखे, 3050 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 2900 का, यानी अपने रेंज के निचले लेवल के आसपास है तो क्रूड को खरीद सकते हैं। 2950 के लेवल पे खरीदे, 3050 100 रुपए के ऊपर की तेजी आप उम्मीद कर सकते हैं। कट के साथ बेस मेटल्स में टॉप पिक आपकी आज के लिए? जी, मुझे लगता है बेस मेटल में कॉपर एक टॉप पिक के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि आज गैप डाउन हुआ था तो अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसमें फंडामेंटली देखिए सप्लाई का डेफिसिट इनफैक्ट सप्लाई का सरप्लस एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तकरीबन 2,80,000 टन का इस साल का सरप्लस एक्सपेक्ट किया जा रहा था कॉपर का। बट जो एक्चुअल अभी जो रिवाइज्ड डेटा आ रहा है उसमें ये पता चल रहा है तकरीबन 52,000 टन का डेफिसिट देखने को मिल सकता है। और अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं तो उस फ्रंट पे अभी मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुका है कॉपर का भाव ऑलरेडी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी और आज के लिए 538 539 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए। 535 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 542 से लेके 545 तक का टारगेट किया जा सकता है अपसाइड में। ओके, इस वक्त एक अपडेट आपको दे देता हूं। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर बयान आ रहा है कि जो सर्वर में जो दिक्कतें आ रही थी पूरी दुनिया भर में, उनके जहां जहां प्लांट है उसमें दिक्कतें हो रही थी सर्वर की वजह से, अब कंपनी की तरफ से बयान आ रहा है कि सभी सर्विसेज अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएंगी। एक अहम अपडेट डॉक्टर रेड्डीज की फ्रंट पे है। और देखिए शेयर में अब वहां से हल्की रिकवरी की भी कोशिश हो रही है। आज शुरुआती कारोबार में 2.5% तक की गिरावट हमने देखा था, 100 रुपए से ज्यादा की कमजोरी अभी भी हालांकि है, लेकिन अब बयान के बाद अब हल्की रिकवरी धीरे धीरे लौट रही है। डॉक्टर रेड्डीज का बयान है कि दुनिया भर में सभी प्लांट के सर्वर जो बंद किए गए थे उसमें अब सभी सर्विसेज अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएंगे। और ये एक अहम डेवलपमेंट अब डॉक्टर रेड्डीज के फ्रंट पर आ रहे हैं। और ये देखिए अब ये इस शेयर को देखिए 4,950 के आसपास में है। और सभी सर्विसेज जो कंपनी का बयान आ रहा है कि सभी सर्विसेज 24 घंटे में बहाल कर दिए जाएंगे। इस पे ये लेंगे। और अगला ये भी आ रहा है, अपडेट आ रहा है कि जो सभी सर्विसेज जो 24 घंटे में शुरू हो जाएंगी, इसको लेकर क्या अपडेट है, इस पर बात करने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो सारे डिटेल्स लेकर आएंगे। वरुण बताइए। देखिए विश्वमोहन, कंपनी की तरफ से बयान आया है कि साइबर अटैक हुआ था जिसके कारण इनकी जो जितने भी डेटा सर्विसेज थी, डेटा सेंटर सर्विसेज, उनको आइसोलेट करना पड़ा। तो ये एक चिंता की बात है डेफिनेटली। लेकिन कंपनी ने कहा है कि हाँ अगले 24 घंटे में हम इसको बहाल कर देंगे और इसका ऑपरेशंस पे कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया है। तो एक बात तो अच्छी है कि इन्होंने आइसोलेट कर दिया और 24 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया जाएगा, तो वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, साइबर अटैक हुआ था, उसके कारण इस तरह का आइसोलेशन कंपनी को करना पड़ा, ये कंपनी ने साफ साफ माना है। तो एक क्लेरिफिकेशन आता है डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से कि हाँ इशू हुआ था, लेकिन इशू को रिजॉल्व कर लिया गया और 24 घंटे में पूरी तरह से बहाल कर लिया जाएगा और ऑपरेशन पे फिलहाल कोई असर नहीं होगा। वरुण, एक और सवाल, क्या ये सभी सर्वर पे हुआ था, इनके जहां जहां प्लांट है वहां पे? ज्यादातर सर्वर्स में इनके हुआ था ये इशू। इसके लिए ऑल ओवर जितने भी डेटा सर्विस सेंटर्स थे इनके, उनको आइसोलेट किया गया है। ये कंपनी की तरफ से बयान निकल के आया है। तो डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन आया है, उसका असर आप स्टॉक प्राइस पे भी देख रहे हैं। अच्छा क्लैरिफिकेशन है, पॉजिटिव है, क्योंकि सुबह से काफी चिंताएं थी कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया था। अब ये बयान आ चुका है कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन ऑपरेशंस को बहाल 24 आवर्स में इसका पूरा सोल्यूशन कर लिया जाएगा। ऑपरेशन पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। एटलीस्ट अब तक ये जो बयान आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ये क्लैरिटी हमें मिल रही है। यानी अब तक के बयान से यही कि ऑपरेशंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सभी सर्विसेज अगले 24 घंटे में बहाल कर दिए जाएंगे। और ये सर्वर की जो दिक्कतें थी, लेकिन विश्वमोहन एक बात और है इसके साथ साथ कि साइबर अटैक होना ये अपने आप में एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होना, इसका इंपैक्ट हो सकता है कि ये कह तो रहे कि ऑपरेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कुछ निकल के आया तो वो एक डेवलपमेंट होगा जिस पे आपको नजर रखनी है। फिलहाल क्लैरिटी आ रही है, वो क्लैरिटी अच्छी है, ये मैं आपको एक बता देता हूं। जी, यानी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सुबह में अनसर्टेनिटीज थी कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और अब ये डेवलपमेंट आने के बाद, कंपनी की तरफ से बयान आने के बाद ये हो रहा है। और देखिए शेयर में डेवलपमेंट, शेयर में रिकवरी भी आ रही है 4,969 के आसपास। जो अभी हम बात कर रहे थे उस समय 2% से ज्यादा की गिरावट थी, अब देखिए 1.5% की गिरावट रह गई है। यानी अच्छी रिकवरी डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में यहां से दिख रही है।
चलिए अब कमोडिटीज लाइव को यहीं समेटते हैं और कटके साहब और वंदना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और सारे ही कॉल्स पर अपनी राय बताने के लिए। तो कमोडिटी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।